सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का नमस्कार। बुआ जी आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए और हमारे सभी श्रोताओं को हमारा भी स्नेह आशीष बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार। बुआ जी देखिए, सोमवार से शुक्रवार 5 दिन सखी सहेली कार्यक्रम होता है और हम 3 बजते ही हाजिर हो जाते हैं। कभी भी लेट नहीं होते है ना? अगर लेट हो जाए तो क्या हो बताइए? लेट हो जाएंगे तो देखो, अगर मतलब गलती तो अपनी ही होती है। हाँ? और जाहिर है कि बड़ी शर्मिंदगी होगी और हमारे जो तमाम श्रोता इंतजार करते हैं जी, उन्हें तकलीफ होगी। अगर हम जरा भी इस बात को महसूस करते हैं तो जाहिर है कि लेट नहीं होते हैं, इसीलिए नहीं होते हैं। तो कई लोगों की आदत होती कि लेट होना उनकी आदत में शामिल हो जाता है, तो इस आदत से हमें बचना चाहिए। इस विषय पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि लेट नहीं होना चाहिए। हाँ, और सखी विशेष के अंतर्गत क्रिकेट खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा के बारे में आज हम बात करेंगे। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है वो। जी हाँ, तो उनकी बात होगी। और आज हमारे सभी श्रोता इंतजार भी कर रहे हैं कि आज दिन है चित्रलेखा का। हाँ बिल्कुल, धारावाहिक चित्रलेखा। और एक और विषय शामिल करेंगे, वो है दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र। हाँ। वैसे तो मंत्र बहुत सारे हैं। हाँ, हमारे सभी श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि कोई खास ऐसा मंत्र भी नहीं है। हाँ। कि जो कह दिया जाए कि अच्छा ये है, इसको मान लो, अपना लो और इसकी तावीज को पहन लो और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आज सिर्फ एक मंत्र की हम बात करेंगे। और वो मंत्र ये है कि अक्सर पति पत्नी के बीच जब नोकझोंक होती है तो बात ये होती कि पति ये समझते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं, सुधरना उसको है, और पत्नी भी यही समझती है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं, सुधरना उनको है। तो थोड़ा थोड़ा हम दोनों ही एक दूसरे को अगर खुद बदले, बदल ले, एक दूसरे को नहीं, खुद को बदले। एक दोनों जो है अपने आप को अगर बदल ले तो ये समस्या सुलझ सकती है। बिल्कुल। तो ये परिस्थिति पर तो निर्भर करता है। हमारे साथियों ने लिखा है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज एक खास यही वाला है एक मुद्दा कि थोड़ा बदलें, थोड़ा तुम बदलो, थोड़ा हम बदलें। फिर देखिए किस तरीके से गृहस्थी की ये जो गाड़ी है, बड़े प्यार से, धीमी धीमी गति से, लेकिन बड़े बिना किसी उबड़ खाबड़ रास्ते के, मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता तो आएगा लेकिन उतने झटके नहीं लगेंगे। बड़े प्यार से आगे बढ़ संभल जाएगी गाड़ी। संभल जाएगी। चलिए, सबसे पहले अंजुम जी की हम बात करते हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, और जो 100 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, और उन्होंने भारत के लिए 4 विश्व कप भी खेले हैं। अंजुम ने मात्र 9 वर्ष की आयु में क्रिकेट स्टेडियम में कदम रख दिया था। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान का जन्म जो है 20 मई 1977 को दिल्ली में हुआ। 12 फरवरी 1995 को उन्होंने पहला वनडे खेला। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है, सब जानते हैं। हाँ, सबने खूब खेल भी देखा उनका। जी, बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज अंजुम ने भारत के लिए 12 टेस्ट, 127 वनडे और 18 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसके अलावा वनडे में उन्होंने 1 शतक और 18 अर्धशतक जमाए हैं। तो ये है इनके प्रदर्शन का जो कह सकते हैं लेखा जोखा। और साल 2002 में उन्हें टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया और उन्हीं की कप्तानी में महिला टीम पहली बार सरहद के पार दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करके, मतलब किला फतेह करके आ गई थी। बिल्कुल। और साल 2005 में वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी, और इस टूर्नामेंट में अंजुम भारत की तरफ से टॉप स्कोरर थी, यानी कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी थी। जी, जैसा कि पहले ही तुम बता चुकी हो कि शौक तो बचपन से था, 9 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया। और लेकिन हाँ, ये बात तो है कि उस समय लड़कियां क्रिकेट कहाँ खेलती थी, है ना? केवल लड़के ही खेलते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मतलब रख दिया कदम और जमा के रखा था। हाँ, है ना? बहुत छोटी उम्र से खेलना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें शौक था, इसलिए। और इसके अलावा भी वो छोटी उम्र में कई खेलों में और भी हिस्सा ले चुकी है बुआ जी। स्कूल और कॉलेज के दौरान अंजुम
अंजुम ने एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और स्विमिंग जैसे खेलों में भी हिस्सा लिया था। साथ ही वे दिल्ली स्टेट बास्केटबॉल टीम की सदस्य भी रह चुकी हैं। जी हाँ, और अंजुम के पूरे परिवार में ही खेलों के प्रति रुचि है। और हमारे साथी ने भी और भी बातें साझा की हैं कि खिलाड़ियों के परिवार से आती हैं। उनके नाना वेद प्रकाश साहनी एक एथलीट थे जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। इसके अलावा वो एक क्रिकेट कमेंटेटर भी रहे। अंजुम के पिता कृष्णबाल चोपड़ा एक गोल्फर थे। माँ पूनम चोपड़ा यूं तो होम मेकर हैं, लेकिन गुडियर कार रैली जीत चुकी हैं। भाई निर्वाण ने दिल्ली के लिए अंडर-17, अंडर-19 क्रिकेट खेला। मामा रोहित साहनी ने यूनिवर्सिटी स्तर पर क्रिकेट खेला। तो मतलब पूरा माहौल था भाई, है ना? खेल का वातावरण था। वैसे अक्सर परिवारों में ये होता है कि खेल के बारे में कहा जाता है कि भाई खेलों से दूर रहो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा वातावरण ही खेल में था और इसी का प्रभाव अंजुम पर पड़ा। अंजुम ने 17 साल की उम्र में वनडे खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। फरवरी 1995 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला खेला। इसके बाद उसी साल नवंबर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट करियर का उन्होंने आगाज किया। शुरुआत हुई यहाँ से। और भाई इसीलिए इन सब कामयाबी के ही कारण तो भारत सरकार की ओर से साल 2007 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2014 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। बिल्कुल। अंजुम चोपड़ा ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच मार्च 2021 में खेला। मैदान में रन बनाने के अलावा वो कमेंट्री करना भी काफी पसंद करती हैं और यही वजह है कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वे अब कमेंट्रेटर के रूप में एक सफल पारी खेल रही हैं। यानी क्रिकेट खेलते वक्त भी उन्होंने एक सफल पारी खेली और अब जो काम कर रही है उसमें भी वो पूरी सफलता के साथ कर रही हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो खेल जगत में जो उनका स्थान है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा और बता दें कि भारत के लिए एक दिवसीय शतक बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली कप्तान, भारत में 2002 में कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली ये थी हैं। मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके और इसके अलावा 2002 में भारत में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में 5-0 से व्हाइट वॉश जीतने वाली पहली कप्तान है वो। भारत के लिए 100 वनडे खेलने वाली पहली खिलाड़ी हैं। भारत के लिए 6 विश्व कप जिसमें 4 वनडे और 2 T20 शामिल है खेलने वाली भी वो पहली महिला खिलाड़ी हैं। और आधुनिक समय के क्रिकेट में वो एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने ODI और T20 के साथ 12 टेस्ट मैच खेले हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति पाने वाली पहली खिलाड़ी और क्रिकेट मैच में कमेंट्री करने वाली पहली महिला स्पोर्ट्स कास्टर हैं। हाँ, यानी इतने उनके नाम पे जो उपलब्धियां दर्ज हैं, तो अंजुम जी को हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी वो अपने करियर में इसी तरह उड़ान भरती रहें, बढ़ती रहें और दूसरी जो महिला खिलाड़ी हैं उनके लिए प्रेरणा वो बनी रहे। हाँ, और भले खिलाड़ी ना हो लेकिन जो बिटिया लोग घर में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर इसी लगन से आगे बढ़ेंगी तो जिस भी मकाम में आप हैं वहां पे तो झंडे गाड़ ही सकते हैं ना। बिल्कुल। जरा सुन हसीनाए नाज़िनी, मेरा दिल तुझी पे निसार है। जरा सुन हसीनाए नाज़िनी, मेरा दिल तुझी पे निसार है। तेरे दम से ही मेरे दिल रुबा, मेरी जिंदगी में बहार है। जरा सुन हसीना नाज़िनी। हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मैं हूँ अपने आप से बेखबर। हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मैं हूँ अपने आप से बेखबर। हुआ जब से दिल में तेरा गुजर, हुआ जब से दिल में तेरा गुजर। मुझे चैन है न करार है। जरा सुन हसीना नाज़िनी। तेरे हुस्न से
जो संवर गई वो फज़ाएं मुझको अजीज हैं, तेरे हुस्न से जो संवर गई वो फज़ाएं मुझको अजीज हैं, तेरी जुल्फ से जो लिपट गई मुझे उन हवाओं से प्यार है, जरा सुन हसीना नाज़नी। ये हसीन फूलों की डालियां तुझे दे रही है सलामियां, ये हसीन फूलों की डालियां तुझे दे रही है सलामियां, मुझे क्यों न रश्क हो ऐ सनम, मुझे क्यों न रश्क हो ऐ सनम, तेरे साथ फसल बहार है, जरा सुन हसीना नाज़नी। कौन अपना कौन पराया, इस फिल्म का ये गाना हमने सुना बुआ जी, और बहुत प्यारा गीत। हाँ, कर्णप्रिय लगा हमें। बहुत प्यारा ये गीत है और हमारे साथी भी प्रशंसा करते हैं और उन्हें भी बहुत सारे गीत पसंद आते हैं। कोशिश हमारी भी यही रहती है। बिल्कुल। और वैसे हमारे एक साथी ने ये तो लिखा है कि भाई ये जो अभी हम लोग जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेट लतीफ, हाँ। ये विषय रखा ही क्यों है? इन्होंने लिखा है कि आप तो कभी लेट होते नहीं है ना, हाँ। फिर आपने क्यों रखा है? बिल्कुल, तो बुआ जी बता दें, हमने लेट लतीफ ये जो विषय है ये इसलिए रखा है कि आपको कुछ टिप्स बता सकें कि जैसे हम समय पर आते हैं तो उसी तरह आप भी अपने काम पर, अपने ऑफिस में बिल्कुल समय से पहुंचे, तो उसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण हैं या कौन कौन से ऐसे टिप्स है जिनको अपना करके आप भी अपने जीवन में एक यूं कह सकते हैं अनुशासन रख सकते हैं, है ना? हाँ, और भाई जाहिर है कि सफलता के लिए भी एक बड़ा मतलब पहला मूल मंत्र है, कह सकते हैं कि आप समय से काम करें, बल्कि बफर टाइम लेके काम करें। और एक बात और है भाई, अगर हम थोड़े मोटे हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम ये नहीं कह सकते कि आप दुबले होइए, और दुबले कैसे होइए, है ना? कभी कभी भाई हम लेट होते भी होंगे ना, तो ज्यादा हमें पता है कि देर करने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो जाहिर है कि हम और बता सकते हैं कि क्यों ना हो लेट। बिल्कुल। तो लेट लतीफ ये जो शब्द है वो वाकई बड़ा तकलीफ दे। हाँ, और इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं कि जब भी आप, बहुत सारे ऐसे सुनहरे मौके होते हैं कि जब वहां अगर समय से पहुंच जाए तो वो चीजें आपके हाथ में आ जाती, नहीं तो आपके हाथ से छूट जाती है। तो इसके लिए लेट होने के बहुत सारे नुकसान हैं और किस तरह से आप लेट नहीं हो, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और अक्सर लोगों को हम ये कहते हुए सुनते हैं बुआ जी कि अरे आज तो फिर से देर हो गई। और इस बात को छुपाने के लिए लोग कई तरह के बहाने भी बनाते हैं, जैसे कहते हैं कि अरे ट्रैफिक बहुत जाम था, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे बहुत सारे बहाने। आए दिन नए नए बहाने बनाने पड़ते हैं क्योंकि एक बहाने से रोज काम नहीं चलता है। और ऑफिस पहुंचने में देरी हो जाती है तो किसी काम को पूरा करने में देरी हो जाती है। तो जब देरी होती तो इस तरह से हर काम में देरी होती चली जाती। लेकिन मुद्दा हमारे पास ये है कि देर से पहुंचने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये है कि आप वक्त के पाबंद क्यों नहीं हैं, होना चाहिए ताकि ये देर ना हो। देर होने से जाहिर है कि सभी को दिक्कत कभी ना कभी आती ही होगी। अगर नहीं भी आती है तो अगर आप समय से काम करते हैं तो उसका आनंद आपको जरूर पता है। इसका मतलब अगर नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी। तो अगर आपने भले ही उसको झेला नहीं हो लेकिन दिक्कत तो पता है। हाँ, और बुआ जी हमें तो खुशियां मिलती है, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, उन्हें भी इस बात से खुशी होती है कि हाँ काम समय पर हो गया। जी, और जैसे कहते हैं ना कि वो पीछे पीछे करके वो एक के पीछे एक, जैसे अगर ट्रेन की कोई एक डिब्बा अगर रुक जाए तो जैसे पीछे भी सब आके धक्का मार देते हैं तो सब बेतरतीब हो जाता है। तो अगर एक चीज में अगर आप देर हुए तो समझिए कि आगे भी जो आपका सारा काम है वो बिल्कुल लुढ़क पुढ़क जाएगा, जैसे कहते हैं ना कि इधर उधर हो जाएगा, वो भी बेतरतीब हो जाएगा। तो एक साध है सब सधे। तो एक अगर आपने साध लिया, अगर समय से काम करना, तो समझिए कि बाकी काम जो है वो आपका आसानी से हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब आप समय से काम नहीं करते हैं तो जल्दबाजी कहीं ना कहीं होती है, हड़बड़ी होती है, और हड़बड़ी में हम सब जानते हैं कि जल्दबाजी में किस तरह से हमारा काम बिगड़ता है और जो होना चाहिए
वो नहीं जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आता है ना। और इसके अलावा जो लेट लतीफ लोग होते हैं वो अक्सर अपनी इस आदत के लिए स्थितियों को दोषी ठहराते हैं कि भाई ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, ऐसा था वैसा था, यानी कुछ ना कुछ बात रहती है उसके पीछे। तो स्थितियों को वो ठहराते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से अपनी दिनचर्या को अनुशासित किया जाए ना बुआ जी, या वक्त की पाबंदी रखी जाए, इस चीज को अगर हम अपनी जीवन शैली में अपना लें तो ऐसा बहुत कम होता है कि कहीं जाने में या किसी काम में हमें लेट हो जाए। और एक बात और है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बिल्कुल समय पर पहुंचे या कोई भी काम बिल्कुल समय पर करें। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कहीं अब जैसे किसी घर ही जाना है, 12 बजे पहुंचना है, तो भाई आप 15 मिनट पहले पहुंच जाइए। उनको लगता है नहीं, 15 मिनट पहले अगर हम पहुंचेंगे तो हमारे सम्मान में कुछ कमी हो जाएगी या लगेगा कि हम बेकार थे, तो उस चक्कर में आप बाद में पहुंचते हैं। तो 15 मिनट पहले में हमें नहीं लगता कि कोई शर्मिंदगी की बात है। वो बेहतर है कि आप 15 मिनट पहले काम कर लीजिए। या ट्रेन में अब 1 घंटे बैठकर हम क्या करेंगे, 45 मिनट बैठ के बोर हो जाएंगे, लेकिन वो जो हड़बड़ वाला काम होगा उससे आप कितने निश्चिंत रहेंगे। वहां बैठिए, देखिए, नजारे देखिए, लोगों को देखिए, है ना, और ट्रेन आ रही है, जा रही है, मजा लीजिए वहां का। और इस मामले में तो ना बुआ जी, जब ट्रेन पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो या बस पकड़नी हो, तो इस मामले में तो हमें जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दौड़ते दौड़ते ट्रेन पकड़नी पड़ती है और उस समय उसमें हमारे जान का जोखिम होता है, या फिर कई बार तो ट्रेन छूट भी जाती है अच्छी तरह। बहुत अच्छे से छूटती है। और अगर फ्लाइट अगर हमारी छूट गई तो पैसों का नुकसान होता है, जहां हम जाना चाहते हैं वहां समय से नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं। उसके पीछे जो बताया ना कि और भी बहुत सारी चीजें जो जुड़ी रहती हैं, वो तो होती ही हैं, मतलब अपने आप मिल जाती है बोनस में। तो उन सारी चीजों से बचिए। और बल्कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि थोड़ा सा बफर टाइम लेकर चलिए। ट्रेन के लिए भी है, अगर मान लीजिए आपने कोई व्हीकल लिया, ऐसा सार्वजनिक कोई आपने लिया वाहन, ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है, हो सकता है कभी खराब हो जाए या ट्रैफिक मिल जाए, तो वो सब आप मार्जिन लेकर चलना चाहिए। या कोई भी काम करना हो, ये सिर्फ ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, कोई फॉर्म भरना है तो कभी आप सोच लीजिए, हो सकता है बिजली चली जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए, उससे जुड़े जो भी साधन है, हो सकता है वो कभी कभी मतलब ऐसे बस वो हो जाए कि बेकार हो गए। तब आपके लिए क्या 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 होगा? या आपके पास कोई ऐसी आपात की स्थिति आ गई, आप अचानक कहीं और व्यस्त हो गए, तब कैसे करेंगे वो काम, है ना? और बुआ जी, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि कहीं 15 मिनट पहले पहुंचने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है, लेकिन कई बार लोगों की यहाँ जो विचारधारा होती है वो ये होती है कि जैसे कोई पार्टी है या कहीं मिलने का कहीं कार्यक्रम रखा है, उसमें जल्दी पहुंचने में वो खुद ये सोचते हैं कि हम लोगों का इंतजार क्यों करें, लोग हमारा इंतजार करना चाहिए। उसके पीछे की जो सोच होती है वो ये होती है। क्या बात है? तो इस सोच से भी हमें बचना चाहिए। अगर हमने थोड़ा इंतजार कर लिया तो क्या हो गया, क्या हो गया? और ये जब तुमने पार्टी की बात कही ना मंजू, तो क्या होता है खासतौर से शादी ब्याह में जब लेट होता है तब तो जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल पूरी रौनक चली जाती है, है ना? खाना ठंडा होता है, ये तो है ही, लेकिन जो लोग आते हैं वो थक जाते हैं। फिर इंतजार करते करते, खासतौर से लड़के लड़की जैसे वर वधू जो है, अगर वो विलंब से आ रहे हैं तो जो लोग आते हैं मेहमान वो थक जाते हैं, तो जैसे पूरा ना उनके चेहरे की रौनक चली जाती है। सीधी सी बात है। अच्छा, लोगों से ही तो रौनक होती है, अब जब उनके चेहरे की रौनक गई तो बाकी फिर रौनक चली ही जाती है ना। खाना भी अलग बिल्कुल मुरझा सा जाता है। जो जितनी सजावट होती है वो भी जैसे सब थका थका सा लगता है। तब आप सोचिए कि अगर यही काम समय से होता है तो उसकी खूबसूरती जो है वो दुगनी रहती है। और कई बार तो कई इवेंट हमारे छूट भी जाते हैं, जैसे कि कार्यक्रम कोई मेन कार्यक्रम कोई है, उसको शुरू होने के पहले कुछ छोटे छोटे गेम्स, कुछ खेल वगैरह रखे जाते हैं, बच्चों की शरारतें होती है, कुछ नृत्य वगैरह होते हैं, बच्चों के डांस होते हैं। तो वो सारी जो चीजें होती है वो मुख्य कार्यक्रम से पहले रखी जाती है, तो वो सारी तो हमारी छूट जाती है। और तैयारियां कुछ और जैसे कार्यक्रम है उसमें किस तरह से तैयारियां होती है, जैसे कहीं पर रंगोली बनाई जा रही है, तो अगर आपने खड़े होकर के देख लिया कि रंगोली किस तरह से बनाई जा रही है, तो इसमें क्या हर्ज, हमें कुछ सीखने ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई भी सजावट है, चाहे मेज की सजावट हो, किसी भी चीज की हो। वैसे हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि लेट लतीफ, आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में लेट हो गए, लेकिन सखी सहेली कार्यक्रम में तो समय पर पहुंच चुके हैं। ये तो मेरी बात हो गई, लेकिन श्रोता लेट लतीफ पर अलग और अच्छी बात लिखेंगे। तो ये बात है, बिल्कुल सही बात है कि किसी कारण से हो गए, लेकिन सखी सहेली में स्वागत है, आप समय से हाजिर हैं। बिल्कुल। अब हमारे श्रोता ये सोच रहे होंगे कि आप लेट ना हो, ये बातें तो आपने बहुत सारी बता दी, लेकिन लेट कैसे ना हो इसके लिए तो कुछ बताइए। ऐसा भी शायद हमारे श्रोता सोच रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ बातें हम बता देते हैं कि कई लोग जो है अब
बहुत देर तक अपने मोबाइल पर बने रहते हैं, टीवी देखते हैं और उसमें समय की कोई पाबंदी उनकी नहीं रहती है कि कितनी देर तक उन्होंने देख लिया। जबकि अगर आप अपने सोने और जागने का एक व्यवस्थित समय बनाएंगे और ये तय करेंगे कि नहीं मुझे इतनी ही देर टीवी देखना है या इतनी ही देर मुझे मोबाइल पर रहना है, तो अगर आप ये इस समय की पाबंदी रखेंगे तो उसके अनुसार आप समय पर बिल्कुल सोने जाएंगे। उसके बाद आपकी जब 7 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी तो सुबह आप समय से उठेंगे। जब आप समय से उठेंगे तो आपके सारे काम एक के बाद एक व्यवस्थित ढंग से होते चले जाएंगे। तो ये तो हो गई एक टिप। और दूसरी टिप, और ऐसा ही है कि जैसे कि सबसे मुख्य बात तो यही है ना कि जब हम कार्यालय जाते हैं या किसी भी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं तो तैयारी जो है वो पहले से कर लें, है ना। या जैसे कि हमने फॉर्म की बात कही या कुछ और है, बच्चे को विद्यालय जाना है, बच्चे के स्कूल आपको खुद जाना है या कहीं भी जाना है, बाजार ही जाना है सामान लेने, तो अगर आप एक दिन पहले अगर तैयारी कर लेते हैं तो कितना ही अच्छा हो। जैसे पैसे आदि की व्यवस्था कर लें। अब ऑफिस के लिए तो खास तौर से खुले पैसे रखने हैं, बड़ी नोट रखनी है, छोटी नोट रखनी है, रेजगारी रखनी है, इन सारी चीजों की व्यवस्था कर लीजिए। खाना पीना क्या लेकर जाना है, कपड़ा भी सोच ले तो और अच्छा है। अक्सर ये होता है कि जब जाने लगते हैं तो हम अलमारी खोलकर खड़े हो जाते हैं और ये पूरा जो 15 मिनट का समय हम उसमें लगा देते हैं कि कौन सा कपड़ा पहने। बिल्कुल, सुबह का जो समय होता है बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है, एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है उस समय। तो उस समय अगर आप 15 मिनट ये कपड़े क्या पहनना ये सोचने में अगर गंवा देंगे तो आगे के कामों में लेट होगा। इसके लिए रात को ये तैयारी करें। साथ ही जैसे सुबह कोई मुख्य काम कर रहा है, उसके लिए किसी विशेष कागजात की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है, तो पहले ही रात को निकाल करके अपने बैग में निकाल कर रखें। कभी कभी फोटोकॉपी आदि करानी होती है, वो सारी चीजें होती हैं। कभी कभी मौलिक चीजें रखनी होती हैं। अगर बैंक जाना है तो बाकी और भी कागजात रखने होते हैं, पासबुक है, चेकबुक है, बहुत सारी चीजें रखनी होती हैं। पेन है, कहीं फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको जैसे गोंद आदि रखना है, पेन रखना है, वो सारी चीजें रख लीजिए। पानी का ग्लास, आप मतलब एक पानी की बोतल आपको छोटी रखनी है, उन सब चीजों की भी व्यवस्था कर लें। कभी कभी सारी व्यवस्था कर लेते हैं, ये नहीं सोच पाते किस बैग में रख कर जाएंगे, फिर बैग ढूंढ रहे होते हैं। तो इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हम तो फिर भी लेट हो जाते हैं, तो एक और टिप है इसके आगे कि अपनी घड़ी को जो है 10 से 15 मिनट आगे रखिए और भूल जाइए कि आपकी घड़ी आगे है। ये तो बड़ा मुश्किल है भूलना। देखो ऐसा है, इसके लिए एक और बात है कि जो अक्सर हम करते हैं प्रयोग में, या बहुत सारे और भी लोग करते होंगे, कि पूरा 15 मिनट न रखकर उसको राउंड में न रखें, 13 मिनट रखें, 12 मिनट रखें और सोचें कि 10 मिनट ही फास्ट है। तो आपको 2-3 मिनट का और बफर टाइम मिल जाएगा। वैसे तो इस बात को भूल जाए तो बेहतर है, लेकिन हाँ 7 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट ऐसा रखिए और ये मान के चलिए कि 5 मिनट है बस। तो आप फिर उस समय कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कितनी फास्ट है। तो हो सकता है कि इसमें आपको दिक्कत न हो और जो बाकी परेशानी है उससे आप बच जाएं। बुआ जी देखिए, सुनने में ये सब बातें शायद बहुत छोटी लगती हो, लेकिन अगर इनको जीवन में अपनाया जाए तो हम लेट नहीं होंगे, और अगर लेट नहीं होंगे तो हमारे जीवन में बड़ा आराम आएगा, तनाव से मुक्ति मिलेगी और इस हड़बड़ी से हम बचे रहेंगे। इसलिए ये छोटी छोटी बातें बहुत उपयोगी है, एक बार आप अपना करके जरूर देखें। अपनाना ही चाहिए ये। वैसे इसका महत्व जो है ये तो हमारे सब समझते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो हम उन्हें भूल जाते हैं, नजरअंदाज करते रहते हैं। तो हमारा इन विषयों पर बात करने का मकसद यही है कि हम बार बार खुद भी रिवाइज करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ आपको याद दिलाते हैं, हम लोग भी इस बात को याद रखने की कोशिश करते हैं, इन सब चीजों को हम अपने साथ लेकर चलें और सफल रहें। जी। बड़ी देर के बाद आई है ये मुलाकात, बड़ी देर के बाद आई है।
बुआ जी, पाकीज़ा फिल्म का ये गीत हमने सुना है लता जी की आवाज में। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं और इस मीठी आवाज में ढले हुए ये गीत और भी खूबसूरत हो जाते हैं। जी हाँ, वैसे हमारे साथियों ने ये भी लिखा है कि लता दीदी हमेशा समय पर पहुंचती थी, ये भी उन्होंने याद किया, तो ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो इसी के साथ कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। बुआ जी, अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हुए हैं और हमारे वैसे साथी इंतजार कर रहे होंगे चित्रलेखा का। लेकिन हाँ, ये लेट लतीफ के बारे में कुछ जो हमारे साथियों ने अपनी बात लिखी है। एक ने लिखा है बहुत अच्छी बात कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन है कि किसी जगह 2 मिनट देर से पहुंचने से अच्छा 3 घंटे पहले पहुंचना। इसी बात पर इन्होंने ये लिखा है कि मेरे मित्र का अनुभव है कि बेरोजगार था और रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करा रखा था। एक बार उसे बुलावा आया, जैसा होता है वैकेंसी से कुछ ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है। और भी उम्मीदवार आए, जब मित्र से पहले उम्मीदवार का नाम बुलाया तो वो नहीं आया था, अतः मेरे मित्र को नौकरी के लिए चुन लिया गया। तभी वो उम्मीदवार दौड़ा दौड़ा आया, बोला सर 2 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। रोजगार कार्यालय के अफसर ने उसे यही कहा, यदि आप इस अवसर पर लेट आए हो तो नौकरी लग जाने पर समय से आओगे, इस बात की क्या गारंटी है। देखिए बुआ जी, कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो ये नौकरी आते आते हाथ से निकल। जी हाँ, बिल्कुल। तो इतने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। और एक हमारे श्रोता ये बात लिखते हैं कि मैं खुद ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो लेट लतीफ हो। किसी को टाइम देकर आप आधा या 1 घंटा बाद पहुंचते हैं तो कितना बुरा लगता है, चाहे फिर आप कोई भी बहाना बना दे, इस वजह से देरी हो गई या उस वजह से। सब समय सबका कीमती होता है, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस आदत से दूरी बनाए रखें। जी हाँ, और ऐसे हमारे साथियों ने फिर किसी ने अपनी आदत के बारे में लिखा है कि मैं हमेशा समय से काम करता हूँ। किसी ने लिखा है हमारे पिताजी हमेशा सारा काम समय से करते थे। तो भाई जाहिर है कि जो समय से करता है वही पाता है और वही सफल होता है। और अब हम लोग चित्रलेखा सुने। बिल्कुल। चित्रलेखा। कथाकार भगवती चरण वर्मा के दार्शनिक चिंतन का सार उपन्यास चित्रलेखा। जीवन सागर की लहरों से जूझते हुए पाप और पुण्य के किनारों तक पहुंचने की कथा चित्रलेखा। जहां पुण्य की आशा थी, वहां पाप की कालख मिली। ब्रह्मचारी में मिली नारी देह की पिपासा। परिणाम ये हुआ कि चित्रलेखा योगी के वासना हवन की समिधा बन गई। उधर सामंत बीजगुप्त, जिसे संसार भोगी कहता था, विचित्र त्यागी निकला। अपनी संपत्ति और पदवी सब उसने श्वेतांग को दान कर दिया। चित्रलेखा और बीजगुप्त फिर मिले या नहीं? आइए आज की कड़ी में आगे पढ़ें। चित्रलेखा लौट आई। वो बीजगुप्त से प्रेम करती थी। बीजगुप्त के प्रति उसके हृदय में कितना गहरा प्रेम था, उसने इतने दिनों के वियोग के बाद अनुभव किया। पर अब वो भ्रष्ट हो चुकी थी। कुमारगिरी के पागलपन और मूर्खता के एक छोटे से क्षण में आत्मसमर्पण करके
उसने अपराध किया था। उस अपराध के फलस्वरूप उसे निराशापूर्ण वेदना की असह्य ज्वाला में जलना ही इष्ट था। जितना अधिक वो जलती थी उतना ही अधिक उसको सुख मिलता था। जितना अधिक वो रोती थी उतनी ही उसे शांति मिलती थी। इस प्रकार चित्रलेखा को 1 मास हो गया। एक दिन वो बैठी हुई रो रही थी कि दासी ने उसको श्वेतांग के आने की सूचना दी। देवी, तुम्हारी ये क्या हालत है? अच्छी तो हूं। आर्य बीजगुप्त कुशल पूर्वक तो है ना? हाँ, आर्य बीजगुप्त अच्छी तरह से हैं, पर उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया? कैसा परिवर्तन? क्या उन्होंने विवाह कर लिया है? नहीं, उन्होंने विवाह नहीं किया है। विवाह तो मैं करने जा रहा हूं। हाँ? सामंत मृत्युंजय की कन्या यशोधरा से मेरा विवाह होने वाला है। उसी का निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूं। आर्य बीजगुप्त ने बड़ा त्याग किया है। त्याग? वे देवता हैं। सामंत मृत्युंजय मुझसे अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मैं निर्धन था। आर्य बीजगुप्त ने अपनी पदवी और सारी संपत्ति मुझे दान कर दी है। वे पाटलिपुत्र छोड़कर जाने वाले हैं। केवल मेरे विवाह के लिए ही वे रुके हैं। क्या बीजगुप्त ने इतना कर डाला? श्वेतांग, जानते हो, ये एक बड़ा त्याग है। हाँ देवी। और इस सब की जड़ मैं हूं। अरे श्वेतांग, तुम्हें बधाई है। तुम्हारा विवाह कब होगा? अगले सप्ताह रविवार के दिन विवाह कार्य संपन्न होगा। चंद्रवार को प्रीति भोज है। उसमें सम्राट, राज्य के कर्मचारी और कई सामंत आएंगे। देवी, प्रीति भोज में तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। श्वेतांग, मुझे क्षमा करो। मैं किसी दूसरे दिन आऊंगी, पर प्रीति भोज में ना आ सकूंगी। उस उत्सव में मेरा जाना उचित नहीं है श्वेतांग। श्वेतांग का विवाह हो गया। प्रीति भोज में सम्राट के साथ अन्य अतिथि आए। उस दिन बीजगुप्त सबका स्वागत कर रहा था। वो सबसे हंसकर बातें कर रहा था, पर उसका हृदय जल रहा था। चित्रलेखा की अनुपस्थिति उसे बुरी लगी। अंतिम बार पाटलिपुत्र छोड़ने के पहले वो चित्रलेखा को देखना चाहता था, पर चित्रलेखा ना आई। बीजगुप्त वैभव तथा शक्ति के उस जमघट में से शांति और त्याग की गुरुता के साथ निकल गया। अर्धरात्रि बीत चुकी थी। नगर में सर्वथा शांति छाई हुई थी। बीजगुप्त को पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो आहट बढ़ती ही जाती थी। बीजगुप्त ने पीछे फिरकर देखा। मेरे देवता, तुम कौन हो? तुम? मुझे क्षमा करो मेरे देवता। चित्रलेखा, मेरे जीवन की अभिशाप, तुम यहां क्यों आई? जाओ, जाओ यहां से।
सब समाप्त हो चुका है। तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने देवता की चरण रच लेने, अपने देवता की पूजा करने के लिए। नाथ, मैंने तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया, मैंने तुम्हें मिटा दिया। तुम मुझे शाप दो, दंड दो, मुझे ताड़ित करो, पर मुझसे घृणा न करो। चित्रलेखा, सब समाप्त हो चुका है। तुम ही ने सब समाप्त कर दिया। तुम कुमारगिरी की कुटी छोड़कर मेरे पास न आई। मैं निराश हो गया। अब इस समय मुझे विचलित करने क्यों आई हो? मेरे पास अब कुछ नहीं है, न हृदय में उमंग है, न पास में वैभव। नहीं, जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें अभी न जाने दूंगी मेरे स्वामी। एक दिन तुम्हें मेरा अतिथि बनकर रहना होगा। यदि जाना ही है तो कल चले जाना। मेरे सामने से हटो नर्तकी, मेरे सामने से हटो। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। अपने विनाशकारी कृत्य के परिणाम को तुम देखो और हंसो। जाओ, मुझे जाने दो। मैं कहती हूँ, मैं तुम्हें ना जाने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ मेरे भवन तक चलना होगा। बीजगुप्त, मेरे नाथ, क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम मर गया है? बोलो नाथ, क्या? यदि प्रेम ही मर जाता तो मैं ये वैभव काहे को छोड़ता? चित्रलेखा, मैं चाहता था कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम मर जाता, पर ये ना हो सका, ये ना हो सकेगा। नहीं मेरे देवता, मेरे शरीर को आप स्पर्श न करें। मैं अपवित्र हूं, पतिता हूं, पापिनी हूं मेरे देवता। चलिए, आप मेरे भवन को चलिए, मुझे आप पवित्र कीजिए। अपने शाप की अग्नि में तपाकर आप मुझे पवित्र कीजिए। चलो चलो चित्रलेखा, संसार में एक तुम्हारी ही बात में नहीं डाल सकता। मुझे जितना गिराना चाहो गिराओ, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल नहीं रोकोगी। मैं वचन देती हूँ। सब कुछ दान करने के बाद संसार को त्याग कर एक भिखारी के रूप में बीजगुप्त जाने को तैयार था, मगर अब चित्रलेखा उसे अपने घर ले जा रही है। क्या आगे कथा का कोई और मोड़ भी है? वैसे चित्रलेखा ने वचन दिया है कि वो बीजगुप्त को केवल एक रात ही रोकेगी, किंतु अनहोनी होने के लिए तो एक रात क्या, एक पल भी बहुत है। अगले सप्ताह हम पढ़ेंगे उपन्यास की समापन कड़ी। आज की कड़ी में बीजगुप्त
और चित्रलेखा को साकार करने वाले कलाकार थे कमल शर्मा और दिशि दुग्गल। श्वेतांक थे अमरकांत। सूत्रधार हरीश भीमाणी। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन की प्रस्तुति में सहायक राजेश मलिक और अजय राजकारणे, और रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब शीला शुक्ल को आज्ञा। नमस्कार। बुआ जी, चित्रलेखा धारावाहिक की ये 44वीं कड़ी हमने सुनी और श्रोताओं को बहुत पसंद आ रही है। उन्होंने अपने बातों के माध्यम से हमें जताया है। बिल्कुल जताया है। देखो हम भी तो खो जाते हैं ना। हाँ। कितना सुंदर विषय, हाँ। संगीत, सब कुछ बहुत सुंदर, आवाज और धुन। चित्रलेखा की जो स्वर लहरियां वो बहुत ही बेहतरीन हैं और उनके सारे कलाकार भी अलबेले हैं। एक तो महाभारत के समय के भी है जो हरीश भीमानी की बात कर रहे हैं और कहानी भी लाजवाब है। ये हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। इसी बात में आगे बढ़ाते हुए हमारे साथी लिखते हैं कि चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। ये न केवल वर्मा जी को एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने वाला पहला उपन्यास है, बल्कि हिंदी के उन विरले उपन्यासों में भी गणनीय है जिनकी लोकप्रियता काल की सीमा को लांघती रही है। आज भी देखो कितना पसंद किया जा रहा है ना। 1934 में प्रकाशित चित्रलेखा ने लोकप्रियता के कई पुराने कीर्तिमान बनाए थे। कहा जाता है कि अनेक भारतीय भाषाओं में अनुदित होने के अतिरिक्त केवल हिंदी में 90 दशक तक इसकी 2.5 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी थीं जी। और फिर हमारे साथी भी जानते हैं कि फिर 1940 में इस पर फिल्म भी बनी। तो इस तरीके से इसकी लोकप्रियता की क्या बात है। और इन्होंने आगे जो है कि विषय भी लिखा है कि कथा जो है पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। उसका पाप का क्या है, पाप उसका निवास कहाँ है। तो इस तरीके की जो उन्होंने बाकी चीजें लिखी हैं वो तो हम पठन में सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो अगली कड़ी आप सुनेंगे अगले सोमवार को। बिल्कुल सुनेंगे। और फिलहाल एक गीत सुनते हैं। जी हाँ। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए।
गीत हमने सुन लिया बुआ जी, और अब होश उड़ गए ना। लेकिन होश में तो रहना पड़ेगा। हाँ, होश में तो रहना ही पड़ता है। हाँ, खो जरूर जाते हैं जब कुछ अच्छी चीज सुनते हैं, देखते हैं तो। हाँ, गीत संगीत तो हमेशा लुभावने होते हैं, लेकिन गृहस्थी भी ऐसी होनी चाहिए कि आपका मन लगा रहे उसमें और आपको बहुत आनंद आए उसको करने में। ऐसा ना लगे कि एक एक दिन कैसे गुजरे, अरे छोड़ो अब आज का दिन किसी तरह से गुजर गया, बस निपट गया, है ना। बिल्कुल, जैसे सुरीला गीत सुनने में बहुत मजा आता है, वैसे लगता है चलता रहे। हाँ, चलता रहे। वैसे ही घर गृहस्थी की बात है कि उसमें भी अगर सुरीलापन बना रहे तो हर व्यक्ति का मन लगा रहता है और बड़े आनंद के साथ वो गाड़ी आगे बढ़ती है। और जब आनंद के साथ बढ़ती है तो गृहस्थी की गाड़ी कब आगे बढ़ जाती पता ही नहीं चलता। लेकिन इसके लिए कुछ प्रयास मिले जुले होते हैं, सभी को करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथी ने लिखा है कि साइकिल की तरह है भाई, तो उसमें ज्यादा बैलेंस की जरूरत है, ज्यादा संतुलन की जरूरत है, और दो पहिए तो है ही बराबर कहते हैं हम लोग, लेकिन संतुलन की, जैसे कि तुमने पहले ही हिंट दिया कि हाँ भाई हम लोगों ने जो सोचा है कि ये बात करें कि कैसे बदलाव लाने की बात है खुद में या सामने वाले के जी उसमें। लेकिन हालांकि हमारे साथियों ने बहुत सारे मूल मंत्र दे डाले हैं और ये भी लिखा है कि मतलब सब इस पर कारगर नहीं होता है, कोई भी एक ऐसा नहीं है कि इसको रख लिया जाए। उन सब का सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ जो बात हम चाहते हैं कि हाँ ये है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है या सामने वाले ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये ऐसा उसके मन में क्यों नहीं आया, ये इसने खुद ब खुद क्यों नहीं कर लिया, तो ये सब क्या है। हाँ, है ना। अक्सर हम देखते हैं कि घरों में से बहुत झगड़े की आवाजें आती रहती और आसपास के लोग सुनने में भी ये बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब ये बात होती है कि किसी घर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आती रहती है। और अगर हम इसके मूल में जाएंगे कि भाई क्यों इस तरह की लड़ाइयाँ होती कि इतना जोर जोर से बोलने की नौबत आ जाती, तो पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत सारी कमियां देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये काम इसको करना चाहिए, ये नहीं करता है, या वो सोचते हैं कि इसको करना चाहिए, ये नहीं करती है। लेकिन जब खुद में बदलाव की बात आती है तो वो ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो परफेक्ट हूं, मुझे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, जबकि कमियां दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी होती है। तो बजाय सामने वाले की कमियों को देखने के अगर हम ये देख लें कि हमारे अंदर क्या कमियां या जो शिकायतें हो रही है वो किस संबंध में हो रही है, तो उन चीजों में अगर थोड़ा सा बदलाव कर लिया जाए तो हो सकता है कि ये जो गाड़ी है ये ठीक ठाक चलती रहे। और इसमें अगर कौन सी बातों की शिकायतें होती तो बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिन पर शायद हम गौर नहीं करते हैं, लेकिन गौर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जैसे कि ये बात है कि ये सामने वाले ने ये करना चाहिए, ये तो एक बात हो गई कि हम ये चाहते हैं कि सामने वाला ये काम करे, लेकिन एक बात और है, हम उसमें एक चीज और लगा देते हैं, ऐसे करना चाहिए। ये करना नहीं चाहिए बल्कि ऐसा करना चाहिए, है ना, ठीक से करना चाहिए। अगर मान लीजिए तौलिया फैला भी दी तो हम ये चाहेंगे कि नहीं ऐसी जगह फैलाओ कि ठीक से धूप लगे और उसके बाद आधे घंटे बाद फिर पलट देना उसको। तो ये भी हम उम्मीद करते हैं। जबकि आप ये सोचिए जरा सा कि ठीक है 1 घंटे के बजाय 3 घंटे में सूख जाएगा वो कपड़ा, क्या दिक्कत है, लेकिन झगड़े होते हैं ना। तो भाई ऐसा होता है। ऐसे वैसे हमारे साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि समर्पण है, ऐसे बहुत स जो है वो 7 तरीके के स इन्होंने लिखकर भेजे हैं। वो बात तो है, लेकिन एक बात हमारी जो है श्रोता ने बहुत महत्वपूर्ण लिखी है, वो ये स्त्रियों में एक आम धारणा बन चुकी है कि पुरुषों को दूसरे की औरत और अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं, ये जैसे कहावत है और कहीं ना कहीं ये मन में घर भी कर जाती है। तो पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी को विश्वास में ले, समय समय पर उनके साथ किसी भी मसले पर विचार विमर्श करे, अपनी जीवन संगिनी को विश्वास में लेकर महत्वपूर्ण कार्य में उनका सहयोग ले। पति को चाहिए अपनी जिंदगी का एक अच्छा बुरा पहलू पत्नी के सामने, हर अच्छा बुरा पहलू पत्नी के सामने ईमानदारी से खोल दे, पत्नी भी इसमें बराबर का योगदान दे। यदि आपका प्यार वास्तव में सच्चा प्यार है तो पति को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, इसमें 2 राय नहीं है। विश्वास, प्रेम और सहयोग की बुनियाद पर ही ये जो संबंध है कायम कर सकते हैं। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि सुखी दाम्पत्य जीवन की चाबी है पारदर्शिता, परस्पर विश्वास के साथ एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देना। तो यही बात हम भी कह रहे हैं कि एक दूसरे के विचारों को सम्मान दे और उनकी समस्याओं को भी सम्मान दे कि अगर ये समस्या आ रही है तो हम कैसे थोड़े से प्रयास से इसको दूर कर सकते हैं। ये समस्याएं दूर हुई तो झगड़े अपने आप बिल्कुल विचार के संग संग आदतों को भी सम्मान दे। अब जैसे कि किसी को अगर हम चाहते हैं, पसंद करते हैं या रहते हैं, तो उसकी सारी, जिसको कि आप तथाकथित रूप से बुरी कहते हैं, हम तो नहीं कहते कि वो है, अब ये उसकी आदत है, ये हमारी आदत है, ये हमारी आदत है, ये उनकी आदत है। तो जिसको आप बुरा समझते हैं उसके साथ उसको स्वीकार करें, न कि वो जिसको ना कहते हैं छाट छाट के न लें, बल्कि ये माने कि ये व्यक्ति ऐसा है तो इसको समग्र रूप से लें। तो अब ये क्या छाटना है क्या नहीं छाटना है ये हम लोग तय करते रहेंगे, तब तक गीत सुनते हैं, है ना।
बांसुरिया बाजे ना बाजे ना बाजे ना पिया बिना पिया बिना पिया बिना बांसुरिया। अभिमान फिल्म का ये गीत बुआ जी हमने सुना, और ऐसी नौबत किसी के घर में ना आए कि पिया रूठे और इस तरह का गीत गाने की नौबत आए। तो चलिए इसी के साथ नहीं, ये बता रहे हैं कि गीत गा के मना लेना चाहिए, और क्या है कि नहीं जी। अब ये लिख रहे हैं कि बुआ जी अगर कोई नहीं बदले तो क्या करे, फिर जीवन भर खट्टा मीठा जीना पड़ता है। हाँ। ऐसा थोड़ी है, तो थोड़ा आप बदल जाइए। पर यही तो हम कह रहे हैं आपसे कि भाई थोड़ा आप बदल जाइए ना। बिल्कुल। और अब कार्यक्रम का समापन करने का समय आ चुका है, तो इजाजत लेते हैं आप सभी को, मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।